हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सब अपना अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। आज से हम क्या करेंगे, आपके लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के ऊपर। ओके, हमने अपना एंटरप्रेन्योरशिप, इससे पहले हमने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर पढ़ रहे थे। एंटरप्रेन्योरशिप का टोटल जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अगर वो सब कॉन्सेप्ट आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर जाइए हमारे चैनल यूजीसी नेट आईएफएस में जाइए और एक बार एंटरप्रेन्योरशिप का प्लेलिस्ट को सब देख लीजिए। ओके, और देखिए कौन कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो प्रतीक्षा, गुड आफ्टरनून। तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए हमारे साथ और जल्दी से जल्दी इस वीडियो, इस सेशन को सबके साथ शेयर कर दीजिए। ओके, ताकि सबको बेनिफिशियल हो पाए हमारे इस सेशन, इस वीडियो से। ओके, तो सबके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करेंगे। शेयर करते रहिए सबके साथ। ओके, आई विल वेट फॉर मोर 15 seconds, then I will start with the session. So join faster learners. सब जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। हेलो सीता, सबके साथ वीडियो को शेयर करते रहिए। जितना हो सके, जितने स्टूडेंट्स हैं सबको ले आइए। हेलो रश्मि, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। श्वेता पूछ रहा सर ये सेशन यूजीसी मैनेजमेंट का है। हाँ श्वेता, ये मैनेजमेंट के लिए ही सेशन हम कर रहे हैं आपके साथ, और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है हम यहाँ पे यूट्यूब में आपके साथ लेके आ रहे हैं। हेलो सिग्ना, गुड आफ्टरनून सिग्ना। चलिए देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सब जुड़ते रहेंगे। गुड मॉर्निंग मोनिका। देखिए आज हम आज के साथ डिस्कशन करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का टॉपिक। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, क्या क्या हमको चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज वी फेस्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ओके, उसके बाद हम क्या देखेंगे, गोल क्या होता है। हम जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का गोल क्या रहता है उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सिस्टम होता है उसको हम देखेंगे क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सिस्टम। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्सेस देखेंगे, कौन सा फोर्सेस अफेक्ट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन का नेचर के ऊपर। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, वही नेचर को स्टडी करेंगे और अच्छे से। ओके, नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। फिर ओबी का इवेल्युएशन कैसे आया उसको हम देखेंगे, और उसके मेन कौन कौन ऑथर्स थे, मेन कंट्रीब्यूटर्स कौन थे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, उनको भी देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। आज जो भी हमने पढ़ा होगा उसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, उसके रिगार्डिंग, कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग एमसीक्यूज करेंगे। ओके, तो जल्दी से जल्दी इस सेशन को शेयर करते रहिए सबके साथ। हेलो प्रिया, गुड आफ्टरनून। हेलो सूरज, गुड आफ्टरनून। हेलो जॉन, हाय, गुड आफ्टरनून जॉन। जॉन, आज का सेशन इंटरेस्टिंग है सर। हाँ, आज का सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि आज हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, एक कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉयज बिहेव करते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए, गिव मी 1 minute। ओके, तो चलिए सब जुड़ते रहेंगे, हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। हेलो प्रतीक, गुड आफ्टरनून। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा है। आपका ऑर्गेनाइजेशन में अंदर में आपके जितने भी एम्प्लॉयज होंगे, जितने भी आपके स्टाफ्स होंगे, उनका बिहेवियर को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ये एक सिस्टमेटिक स्टडी होता है। हम यहाँ पे एक्शंस और एटीट्यूड देखते हैं दैट पीपल एग्जिबिट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक एम्प्लॉयज, एक पीपल, आपके जो भी एम्प्लॉयज रहेंगे, जो भी आपके स्टाफ मेंबर रहेंगे, वो कौन सा एक्शन लेते हैं, उनका बिहेवियर कैसे रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको हम बोल देते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ओके, तो ओबी को हम कैसे डिफाइन किया, इज अ सिस्टमेटिक स्टडी। ये एक सिस्टमेटिक स्टडी हम करते हैं एंड एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज अबाउट द हाउ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप एक्ट within an organization where they work. Okay, how individuals will act और ग्रुप कैसे एक्ट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो हम किस में पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में देखते हैं। देखिए 3 डिटर्मिनेंट्स हम स्टडी करते हैं। क्या क्या,
एक इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब वो ग्रुप में रहता है ग्रुप में कैसे वो बिहेव करता है, ग्रुप्स को हम स्टडी करते हैं। फिर एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आपका कैसा है, जैसे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जैसे लाइन स्ट्रक्चर हो जाता है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर हो जाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो ओबी के पार्ट में ये 3 आ जाता है। कौन सा चीज आ जाता है आपका, एक इंडिविजुअल को हम स्टडी करते हैं, एक ग्रुप में वो कैसे बिहेव करते हैं उसको हम स्टडी करते हैं, एंड लास्ट वन इज द योर स्ट्रक्चर, हाउ इज योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये सब चीज आ जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। हेलो दिशा, आई होप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर करने से पहले हमको कुछ चैलेंजेस भी होता है, उस चैलेंजेस तो फेस करते करते हैं, उसके साथ साथ हमको कुछ अपॉर्चुनिटीज भी मिलता है। तो क्या क्या हमको चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज मिलता है एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। देखिए, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। देखिए, आज का टाइम जो है, आज का टाइम टोटली ग्लोबलाइजेशन एरा है। ओके, तो हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन को अगर बाहर लेके जाना है, अगर हम हमारा ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीनेशनल बनाना है, ओके, या फिर ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, बाहर लेके जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बाहरी मार्केट को भी स्टडी करना पड़ेगा। मतलब इंडिया का मार्केट, आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर सपोज इंडिया में है, फॉर एग्जांपल आप अपना ऑर्गेनाइजेशन को यूएसए में लेना चाहते हो, आप अपना सब्सिडरी खोलना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूएसए का मार्केट को भी स्टडी करना पड़ता है। तो आपको टोटली ग्लोबलाइज्ड होना पड़ेगा। ओके, तो ये हो जाता है अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो चैलेंजेस क्या आ गया, चैलेंजेस यहाँ पे ये आ गया, ग्लोबलाइजेशन होने के लिए आपको, अगर आप यूएसए का मार्केट को स्टडी कर रहे हो तो आपको इतना कॉस्ट भी इनकर करना पड़ेगा, बाहर जा रहे हो उसके लिए आपको मैन पावर भी अच्छा चाहिए। तो वो आ जाता है क्या हमारा चैलेंजेस। और अपॉर्चुनिटीज क्या मिलेगा यहाँ पे, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, आप यूएसए के मार्केट को भी कैप्चर कर पाओगे। ओके, तो ये हो जाता है हमारा अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। फिर क्या आता है नेक्स्ट, वर्किंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। देखिए, आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे क्या होगा, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के एम्प्लॉयज आपके वहां काम कर रहे होंगे, तो उनका कस्टम, उनका रिलीजन, उनका ट्रेडिशन सबका अलग रहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबको, देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक टीम वर्क है आपका। अगर ऑल द टीम विल नॉट वर्क देन द ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस जो भी कस्टम्स है, जितना भी रिलीजन्स, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स का ट्रेडिशन कस्टम्स आपको समझना होगा। तो वर्किंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, तो ये हो जाता है एक चैलेंजेस भी आता है, उसके साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटीज क्या मिलता है, आपको डिफरेंट न्यू एम्प्लॉयज मिलते हैं, उनका डिफरेंट ट्रेडिशंस होता है, उनका डिफरेंट कल्चर्स होता है, तो उनसे भी आप बहुत कुछ सीख सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, यहाँ पे वर्कफोर्स डाइवर्सिटी मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके डिफरेंट एज होते हैं, उनके डिफरेंट एजेस के पीपल मिलते हैं आपको, डिफरेंट जेंडर्स के मिलते हैं। ओके, तो वो क्या हो जाता है आपका वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। आपका डाइवर्सिटी कितना है आपका एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके जो भी वर्कफोर्स है उनके अंदर कितना डाइवर्सिटी है, तो वो हो जाता है आपका वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। तो ये है आपका चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज। ओके, सेशन कब स्टार्ट हुआ रोहन? अभी स्टार्ट हुआ, आपका 5 मिनट्स हुआ है रोहन, तो आप अभी से भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो देखिए गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को क्यों स्टडी करते हैं, क्यों देखते हैं, उसका क्या पर्पस है, उससे हमको क्या बेनिफिट मिलता है। देखिए, एक्सप्लेन इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर, तो हम वहां से स्टडी कर पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से कि इंडिविजुअल्स कैसे काम करता है, उसका बिहेवियर कैसा है। ओके, जब वो एक इंडिविजुअल को हम क्या करते हैं ग्रुप में डाल देते हैं, उसका बिहेवियर कैसे रहता है, एक उसको एक टीम में डाल देते हैं तब उसका बिहेवियर कैसे हो जाता है। तो इंडिविजुअल के साथ साथ हम ग्रुप बिहेवियर को भी स्टडी करते हैं। प्रेडिक्ट सर्टेन बिहेवियरल रेस्पॉन्स टू चेंज, अभी मान लीजिए हम कुछ उसके ऊपर कोई भी एम्प्लॉय है, उसके ऊपर कुछ सिचुएशनल फैक्टर्स डाल देंगे, उसके स्ट्रेस सिचुएशन में डाल देंगे, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल देंगे, तो तब हम उसका रेस्पॉन्स देखेंगे वो कैसे वो रेस्पॉन्स में काम कर रहा है। ओके, कोई भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन दे देंगे तो वहां पे देखेंगे कि उसका बिहेवियर कैसे है। फॉर एग्जांपल, मैंने पहले भी आपको एग्जांपल बताया था, मान लीजिए आपका कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन में आग लग जाता है, तब वहां पे बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज होंगे जो भागने का कोशिश करेंगे, और भी ऐसे एम्प्लॉइज होंगे जो क्या करेंगे, आग को बुझाने का कोशिश करेंगे। तो वहां पे आप स्टडी करोगे कि उस सिचुएशन में, वो जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है, वो सिचुएशन में आपका एम्प्लॉइज, आपका जो भी वर्कफोर्स है वो कैसा बिहेव करता है। तो प्रेडिक्ट सर्टेन बिहेवियरल रेस्पॉन्स टू चेंज। फिर आप कंट्रोल बिहेवियर,
आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से आपको अपने एम्प्लॉयज का बिहेवियर को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। आप उनको मोटिवेट करोगे, ओके, आप उनको मतलब ब्यूटीफुल वर्क्स दोगे, चैलेंजिंग रोल्स दोगे, तो जिससे क्या होंगे, वो मोटिवेट होंगे और काम करने में भी उनको अच्छा लगेगा। तो ये हो जाता है हमारा गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आई होप आपको क्या क्या हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्यों स्टडी करते हैं आपको समझ आ गया होगा। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर को भी स्टडी करते हैं, उसके साथ हम उनका कुछ रेस्पॉन्स टू चेंज एक सिचुएशन देंगे, वो सिचुएशन में हम उनका रेस्पॉन्स देखेंगे और हम उनका क्या करते हैं, बिहेवियर को भी कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं थ्रू मोटिवेशन, थ्रू पनिशमेंट, इटीसी। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्या, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सिस्टम। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सिस्टम क्या है, यहां पे हम किसको क्यों स्टडी करते हैं, टू आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको मैनिपुलेट करेंगे द मेजर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशनल वेरिएबल्स दैट अफेक्ट द रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन आर ट्राइंग टू अचीव। ओके, यहां पे हम मैनिपुलेट करने का कोशिश करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, जिससे क्या होगा, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को जो गोल हमने सेट किया है उसी गोल डायरेक्शन में हम अपना ऑर्गेनाइजेशन को मूव कर सके। हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एक एम्प्लॉय कैसे बिहेव करेगा, अगर वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा हम उसको चेंज करने का कोशिश करेंगे और उसको हमेशा फोकस कराएंगे एक एम्प्लॉयज को कि वो अपना फोकस हमेशा अपने गोल की तरफ फोकस करे, अट्रैक्ट करे। ओके, आउटकम्स आर मेजर्ड इन थ्री बेसिक क्राइटेरिया में हम इसको मेजर करते हैं। कैसे, परफॉर्मेंस, एक एम्प्लॉयज कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, और उसका पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हो रहा है कि नहीं। तो ये हो जाता है एक ओबीएस सिस्टम में हम क्या स्टडी करते हैं, एक एम्प्लॉयज का बिहेवियर को स्टडी करते हैं और उसको मैनिपुलेट करते हैं कि वो जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, उसी डायरेक्शन में एम्प्लॉयज मूव करेगा। और कैसे हम इसको मेजर कर देंगे, मेजर थ्रू परफॉर्मेंस, हम एक एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि वो परफॉर्म कैसा कर रहा है। ओके, इसी के लिए हमारा अप्रेजल सिस्टम होता है। फिर हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज कितना सेटिस्फेक्शन है, एम्प्लॉयज सेटिस्फेक्शन चेक करते हैं, अगर वो सेटिस्फेक्शन नहीं है तो उसको रिवार्ड्स देते हैं, मोटिवेशंस करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हम प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ हम उसका पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी देखते हैं कि वो पर्सनली वो कितना ग्रोथ कर रहा है आपका ऑर्गेनाइजेशन में और उसका कितना डेवलप हो रहा है। ओके, अगर उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जिससे उसका डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सिस्टम। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ फोर्सेस होते हैं दैट अफेक्ट द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुडे। आज के टाइम में कौन से ऐसे फोर्सेस होते हैं जो कि आपके एक ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट डालता है। जैसे आपके पीपल यहाँ पे आ गया, आपका एम्प्लॉय स्टाफ्स, वो कैसे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, फिर आता है स्ट्रक्चर, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, सेंट्रलाइज्ड है कि डिसेंट्रलाइज्ड है। ओके, क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो करता है कि नहीं। ओके, आपका लाइन ऑफ स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, आपका ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो करता है, क्या वो लाइन स्ट्रक्चर फॉलो करता है, क्या मैट्रिक्स स्ट्रक्चर फॉलो करता है, वो हो जाता है हमारा किसमें, स्ट्रक्चर में। टेक्नोलॉजी, देखिए टेक्नोलॉजी आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देखिए, मैं आज आपके साथ पढ़ा पा रहा हूं, क्यों, ऑनलाइन पढ़ा पा रहा हूं, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुआ बोल के ही तो हम यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस ले पा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी ऑल्सो प्लेस ए की रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। उसके साथ साथ आपका एनवायरमेंट, देखिए एनवायरमेंट, हर चीज में आपको एनवायरमेंट दिखेंगे। एनवायरमेंट इन द सेंस यार क्या बताता है, आपका इंटरनल एनवायरमेंट कैसा है, मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका एनवायरमेंट कैसा है, आपका वर्क क्लाइमेट कैसा है, आप कैसे काम करते हो, आपके एम्प्लॉयज कैसे हैं, मतलब वो सब आ जाता है आपका इंटरनल एनवायरमेंट में। उसके साथ साथ एनवायरमेंट में आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंट भी आ जाता है। एक्सटर्नल एनवायरमेंट में मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल फैक्टर कितना इंपैक्ट डालता है आपका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। जैसे क्या करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज लाते हैं, तो पॉलिसीज जैसे कॉर्पोरेट टैक्स ले आते हैं, तो टैक्स का भी बहुत इंपैक्ट गिरता है एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। उसी तरह आपका एक्सटर्नल फैक्टर में इकोनॉमिक फैक्टर भी गिरता है, सोसाइटी का फैक्टर भी गिरता है। ओके, तो ये हो जाता है आपका 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट अफेक्ट द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुडे। क्या है, पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि क्या बताइए कौन सा फोर्सेस ऐसे होते हैं जो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट डालते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये 4 फैक्टर है, पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट आर द फोर्सेस दैट इंपैक्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए यहां पे ऑर्गेनाइजेशन, ये बिहेवियर से आपको, ये डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा। देखिए आपका एक ह्यूमन बिहेवियर करते हो आप एक ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में, एक एम्प्लॉय बिहेव करेगा किसके साथ, एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पे जब इंडिविजुअल
एक ऑर्गेनाइजेशन में जाता है काम करने के लिए, तब क्या होता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का इंटरफेस होता है, मतलब वो इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक एम्प्लॉयज आपके रहते हैं, वो ऑब्वियसली वर्क करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, तब वो क्या होता है, एक इंटरेक्शन होता है एक एम्प्लॉयज और एक ऑर्गेनाइजेशन का। फिर यहाँ पे बाहरी फैक्टर क्या है, आपके एनवायरमेंट, तो आपके एनवायरमेंट के भी बहुत सारे इंपैक्ट गिरता है एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ओके, तो आई होप ये वाला डायग्राम से आपको समझ आ गया होगा कैसे आपका इंडिविजुअल बिहेवियर या फिर ग्रुप बिहेवियर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंपैक्ट डालता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्यों करते हैं, एक फील्ड ऑफ स्टडी है, ये एक फील्ड ऑफ स्टडी है, नॉट ए डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन कहीं पे भी नहीं है, ये एक सिंपली एक फील्ड ऑफ स्टडी है, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। ओके, ये सब आपको नेचर याद रखना पड़ेगा। ये एक एलाइड साइंस है, ये नॉर्मेटिव एंड वैल्यू सेंटर्ड है। ओके, ये ह्यूमनिस्टिक एंड वैल्यू सेंटर्ड है। ह्यूमनिस्टिक मतलब यहाँ पे आप ह्यूमन रिलेशनशिप एक्सपेक्ट को स्टडी करते हो। ओके, ह्यूमन रिलेशनशिप एक्सपेक्ट मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, मतलब हम एक एम्प्लॉयज के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो वो हो जाता है आपका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, बिकॉज एम्प्लॉय इज ऑल्सो एन ह्यूमन बींग। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ह्यूमन एक्सपेक्ट को स्टडी करते हैं, ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक। ओके, फिर आ जाता है ओरिएंटेड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारा गोल होता है, ओरिएंटेशन होता है, वो किसके लिए होता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। ये टोटल सिस्टम अप्रोच, ये एक पूरा टोटली सिस्टम अप्रोच होता है। आपके यहाँ पे आप कुछ इनपुट देते हो, फिर प्रोसेसिंग होता है, देन आउटपुट होता है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा सिस्टम अप्रोच हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके इनपुट मतलब आपके एम्प्लॉयज यहाँ पे हो जाते हैं इनपुट, वो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, अपना प्रोसेसिंग काम करते हैं, एट द एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद द आउटपुट, मतलब वो काम करते हैं, जो उससे आउटपुट होता है वो क्या हो जाता है, टोटल वो एक सिस्टम अप्रोच हो जाता है। तो ये था नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। आपको क्या क्या नेचर इंपैक्ट डालता है आपको याद रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं इवोल्यूशन ऑफ ओबी। जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। फर्स्ट आए थे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए थे। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन थे, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, इन्होंने बताया था साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। फिर आए थे कौन, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या आ गया था, यहां पे वो फोकस करते थे सिंपली ऑन प्रोडक्शन, मतलब वो एम्प्लॉयज लोगों का ध्यान नहीं रखते थे, उनको मोटिवेट नहीं करते थे, उनको रिवॉर्ड नहीं करते थे, वो सिर्फ सोचते थे कि एम्प्लॉयज लोगों को लाओ और कैसे अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज करो। वो हो जाता है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच में। तो ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच भी हम इसको बोलते हैं। और एफ.डब्ल्यू. टेलर हो जाते हैं हमारे, ये क्या दिए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच दिए थे। इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया था। ओके, तो इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी बताए थे। फिर आते हैं हमारे एल्टन मायो। एल्टन मायो कौन थे, एल्टन मायो जब आए वो ह्यूमन रिलेशनशिप एस्पेक्ट के ऊपर स्टडी किए। किसके ऊपर, ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने स्टडी किया। मतलब अभी आके ये बोले कि नहीं, हम तो उनको काम तो करवा रहे हैं, उसके साथ साथ हमको उनके ह्यूमन रिलेशनशिप एस्पेक्ट के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम उनको मोटिवेट करेंगे, रिवॉर्ड देंगे, इंसेंटिव्स देंगे। वो कौन बताए थे, एल्टन मायो ने बताया था। फिर आ गए थे अब्राहम मास्लोस। ओके, तो मास्लोस ने हायरार्किकल नीड के बारे में बताया था। किसके बारे में, हायरार्किकल नीड। हायरार्किकल नीड मतलब आपका कुछ नीड होता है, अगर वो नीड आपका सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो अब्राहम मैस्लो ने कुछ नीड्स बताया था जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कभी देखेंगे। फिर डॉगलस मैकग्रेगर ने बताया था। मैकग्रेगर ने कौन सा थ्योरी दिया था, यहां पे उन्होंने बताया था थ्योरी एक्स एंड वाई के बारे में बताया था। तो थ्योरी एक्स एंड वाई में क्या होता है, थ्योरी एक्स जो एम्प्लॉय होते हैं वो बहुत लेजी होते हैं, उनको हमको बाय फोर्स काम करवाना पड़ता है, वो अपने आप से कुछ काम भी नहीं करते हैं। बट थ्योरी वाई के जो एम्प्लॉयज रहते हैं वो बहुत ही मोटिवेट रहते हैं, वो अपने आप से ही सब इंसेंटिव्स लेते हैं। ओके, फिर हेनरी मिंजबर्ग आए थे। हेनरी मिंजबर्ग ने क्या दिया था, यहां पे उन्होंने बताया था मैनेजरियल रोल्स। क्या बताया था, यहां पे उन्होंने बताया था मैनेजरियल रोल्स। फिर लेफ्ट आए थे पीटर एफ ड्रकर। तो हमने इनको कहां पढ़ा था, एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ा था। तो पीटर एफ ड्रकर किसके बारे में बताते थे, ये बताए थे इनोवेशंस के ऊपर फोकस किए थे। इनोवेशंस लेके आओ, अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज लाओ। ओके, तो ये
ऐसे हुआ था हमारा इवोल्यूशन ऑफ ओबी, स्टार्टिंग फ्रॉम द एफ.डब्ल्यू. टेलर टू पीटर एफ. ड्रकर तक। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा इवोल्यूशन ऑफ ओबी कैसा हुआ था। गुड आफ्टरनून प्रतिभा। प्रतीक बोल रहे हैं सर ऐसे ही डेली कोर्स कंप्लीट कराना आप एग्जाम तक। देखिए प्रतीक, हम तो यहाँ पे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कंसेप्ट स्टडी करवाएंगे यहाँ पे, बट आपको टोटल अगर टोटल कॉन्सेप्ट चाहिए, अच्छे से चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, तो आपको हमारा कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि हम 21 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये वाला बात सबके साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए कि हम 21 फरवरी से हमारा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ओके, येलो पेन यूज करें। ओके, आई होप ये वाला आपको समझ आ गया होगा कैसे इवोल्यूशन ऑफ ओबी हुआ था। गुड आफ्टरनून दीप्ति। चलिए, तो आज के लिए कंटेंट इतना था। अभी एमसीक्यूज के थ्रू और हम कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं, समझते हैं। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट द चैलेंजेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आर एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, ग्लोबलाइजेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर बताइए। आज का टाइम में एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्या क्या चैलेंजेस हमको फेस करना पड़ता है। मैंने आज ही आपको ये वाला बताया कि क्या क्या चैलेंजेस होता है और क्या क्या हम हमारा अपॉर्चुनिटीज होता है एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्या एम्प्लॉयज का एक्सपेक्टेशंस होता है, क्या वर्कफोर्स डाइवर्सिटी होता है, या फिर ग्लोबलाइजेशन होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव होता है। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए इस सेशन को और शेयर भी करते रहिए सब। और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा आंसर। दीप्ति बता रहे हैं डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, बाकी सब भी बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। बाकी सब भी बताएंगे। गलत होने से भी कोई बात नहीं है, हम इसको डिस्कशन करेंगे फिर एक क्वेश्चन में। तो बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, चैलेंजेस के साथ साथ वो उसको अपॉर्चुनिटीज भी मिलता है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। प्रतीक बता रहे हैं ए होगा इसका आंसर, एम्प्लॉयज का एक्सपेक्टेशंस। ओके, जॉन बता रहे हैं डी। ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पूरा हलवा क्वेश्चन है, कोई भी इसे सॉल्व कर सकता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। मैंने देखिए आपको अगर ए ऑप्शन नहीं भी आता है, देखिए वर्कफोर्स डाइवर्सिटी और ग्लोबलाइजेशन तो मैंने आज ही आपको फर्स्ट ही स्लाइड में मैंने बता दिया था कि क्या क्या एक एम्प्लॉइज को क्या क्या चैलेंजेस होता है और क्या क्या उसको अपॉर्चुनिटीज होता है। तो आपको वर्कफोर्स डाइवर्सिटी और ग्लोबलाइजेशन ये दोनों भी पता है, तो दो ऑप्शन पता है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे तरफ चलते हैं। देखिए देख, एक फोर्स है जो कि इफेक्ट डालता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को, कौन सा फोर्स, पीपल, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया कि क्यों कौन सा फोर्सेस होता है जो इंपैक्ट डालता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। श्वेता बता रहे ऑल ऑफ द अबव। चलिए बाकी सभी बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। ये भी एक हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, सब खा लो इसको, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। सुदर्शन महारन बता रहे बी, एनवायरमेंट। श्वेता बता रहे 2 का डी। ठीक है,
जॉन बता रहे हैं ए। बताइए जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सब बना सकते हैं क्वेश्चन को, सब बता सकते हैं इसका क्या होगा आंसर। देखिए चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आज ही मैंने आपको बताया कि एक पीपल मतलब आपके एम्प्लॉय स्टाफ, वो एक फोर्सेस से जो इंपैक्ट डालते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के में आपका इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट भी कैसे इंपैक्ट डालता है। उसके साथ टेक्नोलॉजी, देखिए मैं यहाँ पे आज ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी ओनली। ओके, तो ये आ जाता है फोर्सेस जो कि एक इंपैक्ट डालता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को। तो आपको याद रखना पड़ेगा क्या, पीपल, एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, ऋतुराज वर्गे का भी आंसर आ गया है डी, दीप्ति का भी आंसर आ गया है डी। परफेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर फोकस एट 3 लेवल्स। ओके, ये भी मैंने आपको बताया कि 3 लेवल में वो फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। क्या वो इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी को देखता है, क्या वो सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन और नेशंस को देखता है, या फिर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट को देखता है, या फिर इंडिविजुअल, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करता है। ओके, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताएंगे सब आंसर, इसका क्या होगा। ये भी एक हलवा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो क्या होगा इसका आंसर। अच्छा, प्रतीक का आंसर आ गया डी। प्रतीक ने बहुत जल्दी बता दिया इसका आंसर डी होएगा बोल के। दीप्ति बता रहे हैं इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी को इंपैक्ट डालता है। बाकी सब भी बताइए क्या होगा इसका आंसर। प्रतीक का आंसर अभी यार, अच्छा प्रतीक ने अभी बताया आंसर उनका 3 का सी होगा, मतलब एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट। रूसी बता रहे हैं ए। चलिए और लेट नहीं करते हैं, इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। मैंने ऑर्गेनाइजेशन की जगह आपको मैंने बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इंडिविजुअल हम तो स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर को भी स्टडी करते हैं। फिर हम देखते हैं वो इंडिविजुअल को अगर हम ग्रुप में डाल देते हैं तो वो ग्रुप में कैसा बिहेव करता है वो इंडिविजुअल, तो हम ग्रुप स्टडी भी यहाँ पे करते हैं। फिर हम अपना यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का भी स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं, हम कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का, वो सेंट्रलाइज्ड है कि डिसेंट्रलाइज्ड है, वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, लाइन स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हम इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी स्टडी करते हैं, फोकस एट 3 लेवल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डैश इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एस्पेक्ट। ओके, ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में किन्होंने बताया था। क्या वो विलियम गिलबर्ट थे, क्या वो हेनरी फेयल थे, क्या वो FW टेलर थे, या फिर एल्टन मायो थे। किन्होंने बताया था कि ह्यूमन रिलेशनशिप एस्पेक्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 का बताएंगे आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सब बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए सब आंसर क्या होगा। इजी सा क्वेश्चन है, सब बता देंगे जल्दी जल्दी। बताइए क्या होगा आंसर इसका। किसी ने नहीं बताया आंसर अभी तक इसका। 4 का क्या होगा आंसर। रोहन बता रहे 4 का बी, हेनरी फेयल ने दिया था ह्यूमन रिलेशनशिप एक्सपेक्ट के ऊपर। दीप्ति बता रहे हैं सी, FW टेलर। दिशा बता रहे हैं डी, एल्टन मायो। बाकी सब भी बता दीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है।
ये भी वन टाइप ऑफ हलवा क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा एल्टन मायो ने। मैंने जब इवोल्यूशंस ऑफ ओबी बता रहा था वहां पे आपको बताया था कि एल्टन मायो जब आए थे वहां पे मैंने आपको बताया था कि वो फोकस करते थे ह्यूमन रिलेशनशिप एस्पेक्ट के ऊपर। मतलब वो यहाँ पे स्टडी करते थे। उससे पहले कौन आए थे? उसके पहले आए थे FW टेलर, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते थे। मतलब वो बोलते थे कि प्रोडक्शन करवाओ जितना भी हो सके, बट एम्प्लॉयज के ऊपर ध्यान मत दो। बट जब एल्टन मायो आए, एल्टन मायो बोले नहीं, हमको प्रोडक्शन के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनको इंसेंटिव्स देना पड़ेगा, उनको रिवॉर्ड्स देंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि ताकि और अच्छा से काम हो सके। तो एल्टन मायो ने दिया था ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर, ह्यूमन रिलेशनशिप एस्पेक्ट के ऊपर इन्होंने बताया था। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए आपको यहां पे एक अरेंज करना होगा। ओके, देखिए यहां पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस। आपको करेक्ट सीक्वेंस में मतलब इसको ऑर्डर में सजाना होगा ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। क्या आया था? क्या पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट आया, फिर ह्यूमन रिलेशनशिप मूवमेंट आया, फिर ओबी आया? या फिर पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, फिर ह्यूमन रिलेशनशिप मूवमेंट आया, फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट आया, फिर ओबी आया? या फिर पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट आया, फिर ह्यूमन रिलेशनशिप मूवमेंट आया, फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, फिर ओबी आया? या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का? बताना होगा कि आपका जो ओबी का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? बताइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। रूसी ने बता रहा है 5 का डी बता दिया उन्होंने। कोई भी नहीं होगा यहां से। ओके, बाकी सभी बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। चलिए, यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट हम देख लेते हैं आंसर क्या होगा। देखिए पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में सुना होगा। वहां पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इंडस्ट्रीज का रिवॉल्यूशन आया। पहले वो क्या करते थे? पहले वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट सब यूज करते थे। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया, उन्होंने धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की तरफ इवॉल्व किया, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट आया। साइंटिफिक मैनेजमेंट में कौन आ जाता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था FW टेलर के बारे में। तो यहां पे क्या होता था? फोकस किया जाता था सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर में। तो फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट के बाद आया ह्यूमन रिलेशनशिप मूवमेंट। फिर ह्यूमन रिलेशनशिप मूवमेंट के कौन मेन कंट्रीब्यूटर थे? एल्टन मायो। फिर यहां पे उन्होंने स्टडी किया ह्यूमन रिलेशनशिप एस्पेक्ट के ऊपर स्टडी किया। फिर जाके सब मिला के हम लास्ट में आया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो दिस वन विल बी द राइट आंसर। ऐसे ही आपको अरेंज करने के लिए क्वेश्चंस आपका 2020 में जो जून अटेम्प्ट हुआ था 2020 में, उस एग्जाम में यूजीसी नेट ने इसी टाइप का क्वेश्चंस आपको एक पूछा था कि आपको सिंपली अरेंज करना होगा कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का इवॉल्व हुआ था। तो आपको ये वाला स्टेप याद रखना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहले आया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट उसके बाद आया, फिर उसके बाद ह्यूमन रिलेशनशिप एक्सपर्ट आया, फिर ओबी आया। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे तरफ। द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एग्जामिन सच क्वेश्चंस एज द नेचर ऑफ लीडरशिप, इफेक्टिव टीम डेवलपमेंट एंड व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, मोटिवेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, या फिर मोटिवेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड प्लानिंग, या फिर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट? तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर? जल्दी से बताएंगे। तब बताएंगे इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का।
और जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, सबके साथ इस वीडियो सेशन को शेयर करते रहिए। जो भी 2022 के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, उनको बेनिफिशियल होगा, तो जल्दी से जल्दी सबके साथ शेयर कर दीजिए। क्या होगा? द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, सच क्वेश्चंस वो पूछता है जहां पे हमको नेचर ऑफ लीडरशिप को पता चलेगा, वो टीम डेवलपमेंट, इफेक्टिव टीम डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, और क्या होगा। हम ओबी को क्यों स्टडी करते हैं? क्या हम ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टडी करते हैं, या फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए स्टडी करते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करेंगे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको रिजोल्व करेंगे, और इंडिविजुअल्स को मोटिवेशन करने के लिए हम वो भी पढ़ते हैं, या फिर मोटिवेशन ऑफ इंडिविजुअल तो करेंगे करेंगे, उसके साथ हम प्लानिंग करेंगे, या फिर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट करेंगे। क्या होगा इसका आंसर? प्रतीक्षा ने बता दिया है 6 का बी। चलिए बाकी भी बताएंगे क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। प्रतीक बता रहे 6 का डी, प्लानिंग और डेवलपमेंट करेंगे। क्या हम ओबी से प्लानिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं? रोहन ने बताया ए, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करेंगे और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करेंगे। ऋतुजा ने बताया सी, मोटिवेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड प्लानिंग। चलिए, और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आता है उसको रिजॉल्व करेंगे, और मोटिवेशंस ऑफ इंडिविजुअल, और यहाँ पे हम इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करेंगे। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन भी देखते हो ना, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, तो आपका आंसर ये भी सही होगा। बट यूजीसी क्या करती है, यूजीसी आपको पूछती है कि क्वेश्चन ऐसा कोई ऐसा आंसर ढूंढो जो बेस्ट, वो क्वेश्चन को बेस्ट फॉलो करता होगा। तो अगर हम इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, तो हम यहाँ पे इंटरपर्सनल जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको रिजॉल्व करते हैं ओबी में, और इंडिविजुअल्स को मोटिव करते हैं। ओके, तो दिस वन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ये भी आंसर हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, बट हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है, जो कि है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है और अपने एम्प्लॉइज लोगों को मोटिवेट करना भी है। बाकी दो तो होगा ना, क्योंकि प्लानिंग तो करते नहीं है, तो सी डी ऑप्शन कट हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज प्राइमरली कंसर्न विथ व्हाट। जो हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्टडी करते हैं वो किसके ऊपर प्राइमरली फोकस करता है? क्या वो बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स के ऊपर फोकस करता है, या फिर हाउ रिसोर्सेस आर इफेक्टिवली मैनेज, क्या वो रिसोर्सेस के ऊपर फोकस करता है, या फिर कंट्रोल प्रोसेसेस इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट, या फिर बोथ ए एंड सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 7 का बताएंगे। जो हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जो एक फील्ड है उसमें हम जो स्टडी करते हैं, वो किसके ऊपर मेनली फोकस करता है? क्या यहाँ पे हम एक बिहेवियर, इंडिविजुअल का बिहेवियर को स्टडी करते हैं और ग्रुप का बिहेवियर का स्टडी करते हैं? ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। बी में पूछा है आपको कि आप अपना रिसोर्सेस को कैसे यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं, या फिर यहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो कि आप यहाँ पे एक इंटरपर्सनल कैसे बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन कैसे इंटरेक्ट होता है, और उसके साथ साथ आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी स्टडी करते हो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा आंसर, जल्दी सब बताएंगे। अभी तक आंसर नहीं आया है, सब बताएंगे आंसर क्या होगा इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। ओके, हम यहाँ पे बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप को भी स्टडी करते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप का बिहेवियर को स्टडी करते हैं। वो तो हमारा मेन फोकस होता है ओबी का, कि हम यहाँ पे इंडिविजुअल, ग्रुप और एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं। तो 3 डिटरमिनेंट्स है, यहाँ पे 2 डिटरमिनेंट्स आपको दे दिया है, तो ये तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली आंसर आपका ए। फिर हाउ रिसोर्सेस आर इफेक्टिवली मैनेज, हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में रिसोर्सेस के बारे में कभी भी स्टडी नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन तक कट हो गया, ए हो गया। अभी हम ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे।
यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्रोसेस आर एंड इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल कॉन्टेस्ट। ओके, तो ये वाला ऑप्शन भी हो जाएगा, मतलब ए एंड सी हो जाएगा, तो बोथ ए एंड सी विल बी योर राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ डैश इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसके रिगार्डिंग हम स्टडी करते हैं? जो भी हम ओबी पढ़ते हैं उसका मेन फोकस क्या रहता है? क्या हम यहाँ पे ह्यूमन के रिगार्डिंग स्टडी करते हैं, एम्प्लॉयज को स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, या फिर एम्प्लॉयज को स्टडी करते हैं? इज द स्टडी ऑफ डैश इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम एम्प्लॉयज का क्या करते हैं? रूसी बताने डी, एम्प्लॉयज को स्टडी करते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आप अपना एम्प्लॉयज का बिहेवियर को स्टडी करो, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करता है, तो ह्यूमन बिहेवियर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ओबी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन इन डैश, वर्कप्लेस एंड सोसाइटी, वर्कप्लेस ओनली, सोसाइटी ओनली, या फिर डिपार्टमेंट ओनली? क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा आंसर? रूसी बता रहे हैं डिपार्टमेंट ओनली। क्या हम डिपार्टमेंट में ही सिर्फ ओबी को स्टडी करते हैं? एम्प्लॉयज का बिहेवियर को सिर्फ क्या डिपार्टमेंट में ही स्टडी करते हैं? जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा आपका ये दिस वन इज द रॉन्ग वन, वर्कप्लेस ओनली। ओके, आप अपना एम्प्लॉयज का बिहेवियर को अपने ऑर्गेनाइजेशन जो भी उसका वर्क प्लेस है वहां पे आप उसका स्टडी बिहेवियर को स्टडी करते हो कि वो अप्रोप्रिएटली बिहेव कर रहा है कि नहीं, वो अच्छा से अपना काम वो दूसरे के साथ कैसे बिहेव करता है, आप उसके वर्क प्लेस में ही स्टडी करोगे। ओके, तो वर्क प्लेस विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। डिपार्टमेंट भी सही है, बट आपको मैं बताता हूं कि यूजीसी नेट हमेशा आपको अप्रोप्रिएट आंसर ही पूछेगी, तो उसी के लिए वो क्या करते हैं, हमेशा आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज करेंगे। बट आपको अपना कॉन्सेप्चुअल, आप जितना एमसीक्यूज लगाओगे ना उतना ही आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएगा। तो उसी तरह आप क्या करोगे, जितना एमसीक्यूज लगाओगे उसके बाद आप अप्रोप्रिएट आंसर ही ढूंढ पाओगे। तो हम क्या करते हैं, वर्क प्लेस में ही एक एम्प्लॉयज का बिहेवियर को स्टडी करते हैं। चलिए, द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय हुम, विलियम गिलबर्ट, हेनरी फेयोल, एफडब्ल्यू टेलर, या फिर एल्टन मायो? क्या होगा इसका आंसर? ये डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो हुआ था एल्टन मायो ने कंडक्ट किया था। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, हॉथॉर्न एल्टन मायो ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, टू सी द हाउ द एम्प्लॉयज आर बिहेविंग इन ऑर्गेनाइजेशन और उनका प्रोडक्शन कैसा हो रहा है। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट जब भी आपको क्वेश्चंस में दिखेगा तो आप उसका बता देंगे कि उसका स्कॉलर जो उसका ऑथर कौन थे, उसका ऑथर थे एल्टन मायो। ओके, तो ये था आज के लिए इतना ही बस था। देखिए आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट मुझे करना है। देखिए आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह डेली प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूं, बट आप खुद से अपने आप से दे सकते हो, एमसीक्यूज लगा सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा अच्छे से। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको आईएफएस का ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, यूजीसी नेट सेक्शन में जाओगे। यूजीसी नेट सेक्शन में जाने के बाद आपको एक यूजीसी नेट मैनेजमेंट मिलेगा। यूजीसी नेट मैनेजमेंट सेक्शन में जब आप जाओगे ना, वहां पे आपको डेली 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको आप फ्रीली दे सकते हो, फ्रीली। और ये भी सिंपली लिमिटेड ऑफर है, तो जल्दी से जल्दी क्या करें, इसे अवेल कीजिए। लिमिटेड है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके, और जल्दी से एनरोल कर लीजिए। और उसके साथ साथ देखिए, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिवली लाइव ऑनलाइन कोर्सेज लेकर आ रहे हैं, जो कि 21 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। आज कितना हो गया, आज हो गया 18। बस 2 दिन के बाद हम आपके साथ 21 फरवरी से आपके साथ जुड़ जाएंगे। उसके साथ साथ क्या होगा, उसमें क्या क्या फीचर्स रहेगा, देखिए उसके साथ लेट मी चेंज द पेन कलर।
उसके साथ साथ क्या होगा, देखिए आपको 300 प्लस लाइव इंटरेक्टिव लेक्चर्स मिलेगा, ओके 300 प्लस। उसके साथ साथ 25 प्लस वीकली मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, ओके वीकली टेस्ट भी मिलेगा। उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा जो कि टोटली बेस्ड होगा यूजीसी नेट पैटर्न के बेस्ड में, ओके। और उसके साथ साथ कोई भी अगर आप सेट एग्जाम दे रहे हो ना, फॉर एग्जांपल एपी सेट, एमएस सेट, कोई भी सेट एग्जाम दे रहे हो तो उसके पैटर्न भी आपको मिल जाएंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको 300 प्लस टीचर्स हैंडआउट पीडीएफ भी मिलेगा। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो, नोट्स बनाने का बहुत ही कॉन्सेप्ट है कि यूजीसी नेट में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको खुद का नोट्स बनाना पड़ेगा, बट वो भी नोट्स भी हम आपको बना के देंगे ताकि आपको इजी हो आपको पढ़ने में। उसके साथ साथ 2000 प्लस, जस्ट इमेजिन 2000 प्लस टोटल प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 2000 प्लस, ओके। और फीचर्स क्या क्या रहेंगे हमारे ऐप में, देखिए एआई बेस्ड लर्निंग रहेगा। द ऐप विल बी टोटली बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चार्ट सपोर्ट रहेगा। चार्ट सपोर्ट मतलब यहाँ पे आप अपने एजुकेटर के साथ इजीली इंटरेक्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाएगा। आपको कोई भी कंटेंट पढ़ना है या फिर एमसीक्यूज लगाना है उसके रिगार्डिंग भी आपको बुक्स मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिलेंगे। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस क्या है, मतलब आप पढ़ रहे हैं, ओके कंटेंट तो पढ़ लिया बट आपको कंटेंट समझ नहीं आया, कहीं पे कुछ एमसीक्यूज कर लिए बट वो एमसीक्यूज कैसे सॉल्व आपको समझ नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस में आप आ सकते हैं और वहां पे आपके अपने जो भी एजुकेटर्स होंगे उनसे आप डाउट भी पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ ई नोट्स तो मिल जाएगा, ओके। और उसके साथ साथ देखिए दिस वन इज द बेस्ट ऑफर फॉर यू। बेस्ट क्या है, बेस्ट ऑफर 7 डेज डेमो क्लासेस मिलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम द 21 फरवरी, मतलब 21 फरवरी से 7 दिन तक आप हमारे साथ फ्रीली जुड़ सकते हो और यही सब फीचर्स आपको वहां पे हमारे ऐप में दिखने को मिलेगा, ओके। और जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जो हमारा स्टार्ट होगा 21 फरवरी से, उसका सब्सक्रिप्शन मंथ है 6 मंथ, ओके। तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो विजिट टू आवर वेबसाइट www.ifsonline.com। और यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा 9172266888, ये नंबर में भी आप कांटेक्ट कर सकते हो और ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप जाइए वहां पे, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस क्लास ऑल्सो, रिगार्डिंग एनी सेशन, आप वहां पे या फिर कोई भी कोर्स स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, तो वहां पे आप इजीली पूछ सकते हो, ओके। तो इतना ही बताना था मुझे। अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन अच्छा लग रहा है, हम जो यूट्यूब लाइव सीरीज आपके साथ कंटिन्यू किए हैं, तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी यूजीसी नेट 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करने का सोच रहे हैं, उनको हमारे कोर्स के बारे में बताइए कि हम आईएफएस वाले आपके लिए लेके आ रहे हैं, ओके। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल यूजीसी नेट आईएफएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि इसी तरह आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो सेशंस या फिर कोई भी रिलेटेड कुछ भी करंट अफेयर्स या फिर कहीं पे कुछ भी ओपनिंग आ रहा है पीएचडी रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन गेट देयर, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर डे।